हाय गाइस, आ जाइए अपने चैनल पे। कन्हैया भाई अंधभक्तों को कौन से अंदाज में रिप्लाई दिए देखेंगे। चलो। हेलो, आपका प्रश्न राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बताएं? बस यही है और कुछ है? हो गया। इक्वालिटी की बात करते करते आपने सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया जो 5 साल से अभी आई है। 60 इयर्स जो बाद में कांग्रेस ने किया उसका कुछ नहीं देखा आपने, उसका एक भी नहीं देखा। जो दिखा योगी जी, आपका प्रश्न मोदी जी। है। आप सुने ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं दिए। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में पैदा हुए, मुगल सराय में पैदा हुए, 1952 में रेल मंत्री बने और एक बार रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। ये 2014 से पहले की घटना है ना? ये 2014 से पहले की घटना है कि 2014 के बाद की घटना है? 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? मेरा एक ही क्वेश्चन है आपके पास। डियर सर, a few minutes before you have मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका जवाब। ये सीताराम जय श्री राम का कोई फर्क कोई पड़ता है तो मेरा जवाब की जवाब नहीं। And one small question, sir. You were saying about emotional politics regarding people thinking emotionally you are strong, so emotionally masses control. Yes, sir, we are emotional people, and we think the reality and emotion for us. We have one mother, we have one father, and what we believe is one, and we need a single, as a representative of a student, being from student background, I say no leftist, no rightist, no ABVP, or no all so-called parties or polities. Why don't you stand for one nation? Why don't you stand for one student power? Why do we need one side Zindabad, one side Inqilab, one side Jai Hind, and one side your favorite Mr. Madam? All those Rams, all whatever it is. Why don't you represent one? Why don't you represent one India? Why don't you represent one unity? Why don't you give us a single policy rather than saying all these what you have said? With the due respects for you, with the due respects for your PhD, why don't you please respect and please propose one unity and one topic saying which is uniting the entire country, so that the topic says youth is in the crossroad. And my dear sir, yes, youth is in the crossroad, but we are having set our eyes on the goals and we are on our path. Why don't you please say one policy for entire country? And if I permit and I say बोलो भारत माता की जय हिंद। आपका जो सवाल है कि आप एक का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, देखिए बात यह है कि मेरी पैदाइश ही 2 लोगों के मिलने से हुई है। मेरे माँ बाप की शादी नहीं होती तो हम पैदा नहीं होते। मेरे माँ और बाप 2 लोगों की शादी हुई और ऑब्वियसली शादी होने के बाद जो वो किए होंगे उसके चलते हम पैदा हुए हैं, तो उसमें 2 लोग मिले हैं। रही बात कि वन नेशन का क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, तो नेशन तो वन ही है, भारत एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक संविधान है उसमें 300 से ज्यादा आर्टिकल हैं, मोर देन 300 आर्टिकल्स हैं उस एक कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो आप कह रहे हैं कि वन नेशन, उस वन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक पार्लियामेंट है उसमें भी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें से जो चुन करके लोग जाते हैं उसमें भी कोई एक लोग नहीं जाते हैं, उसमें 545 मेंबर्स जाकर के पहुंचते हैं। तो हमारा जो वननेस है वो वननेस एक्चुअली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें डाइवर्सिटी है। और आपने जो सवाल पूछा जय श्री राम, जय श्री राम आप बोलिए, ये आपकी आज़ादी है, आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि इस बात को बोलने की इजाजत हमको हमारा संविधान देता है। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप कभी कभी उस संविधान की भी जय बोलिए जो आपको बोलने की आजादी देता है। इसमें मैं एक चीज बोलूंगी, मुझे ये नहीं पता यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को सिद्धार्थ के बारे में पता है।
लेकिन हर किसी को गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पता होगा। गौतम बुद्ध एक वो इंसान जो एक आधी रात में अपनी बीवी यशोधरा, अपने बेटे राहुल को छोड़ के घर से निकल गए खोज में शांति के, जिनको आज के डेट में हर कोई बुद्धिज्म को मानता है, फॉलो करता है। उसी तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या ऐसा कुछ है। आई एम न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ दैट। अगर क्वेश्चन इज दैट, जब एक इंसान घर छोड़ के आधी रात को निकल रहा है, सिद्धार्थ से वो बुद्ध, गौतम बुद्ध बन सकता है, तो अगर कोई दूसरा इंसान अपने घर से अपनी बीवी को छोड़ के अगर निकला है तो उसके पर्सनल लाइफ पे, उसके Let's listen to the question, please. उसके व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके आगे बढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? आपने जो बाद में चीजें बोली वो करना सही है, वो आगे बढ़ना सही है, हम वही मानते हैं, लेकिन क्या फायदा है किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके? उससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं? मूल प्रश्न है आपका कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष क्यों करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक वो जीवन व्यक्तिगत है। और वो जीवन व्यक्तिगत कैसे नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं। मेरी माँ है, आपकी भी माँ होगी, हम सबकी माँ है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा तीर मार दिए हैं और आप कुछ नहीं अपने जीवन में किए हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक स्ट्रगल करता है, लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की मां को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। कितना परेशान, और ये सार्वजनिक बात जब है तब उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। उस माँ को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं अपना आदर प्रस्तुत करता हूँ उनको। उस माँ के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने माँ का इस्तेमाल करता है, तब उनको उस पे सवाल करना चाहिए, उनको सवाल पूछना लेके जाने वाला। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे तो डर लग रहा था। मैंने एक फोटो मोदी जी का उनकी माँ के साथ देखा, हमको लगा कि कहीं ये ना पूछ रहे हो, देखो माँ राफेल के बाद मामला बहुत गर्म है, एक दिन बॉर्डर घूम के आ जाओ ना हमारे साथ। इसको आप समझिए, मुझे इस बात से दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियां छोड़ दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम तलाक पे कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। आप यदि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो बिना तलाक दिए ही जिनको छोड़ करके भाग गए हैं लोग, उनका क्या? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो इतने साल से राजनीतिक जीवन में हैं, ये पत्नी का सवाल कब उठ करके सामने आया है? कौन सा? जब चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आप शादीशुदा हैं तो उस कॉलम को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। और ये क्या होती है? ये एंटी विमेन मानसिकता जो है, मैं उसके खिलाफ हूं और उससे जोड़ करके मैं देखता हूं। और उसको आप समझिए मैं कैसे देखता हूं। व्हाट्सएप पे आपके ऊपर मैसेज आएगा पत्नियों के खिलाफ, तमाम तरीके का मैसेज जो है वो आएगा, उसमें औरतों के खिलाफ और पत्नियों के खिलाफ आपको मैसेज मिलेंगे। अगर शादी इतनी ही बुरी चीज है, अगर शादी करने वाले सारे लोग खराब ही होते हैं, जो भी शादी करता है वो समाज में लूटता है और लूट मार मचाता है, तो मुझे बताइए गब्बर सिंह की तो शादी नहीं हुई थी, वो किसके लिए लूट रहा था? असल मुद्दा यह है कि जो शादीशुदा जिंदगी जीने वाले लोग हैं, अपने जो जीवन के जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं, उस बात को डिमीन करने के लिए, उस बात को नीचा दिखाने के लिए और इस बात को बढ़ा चढ़ा करके स्थापित करने के लिए कि यदि हम शादीशुदा नहीं किए हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ईमानदार हैं, क्योंकि हम किसके लिए चुराएंगे। और ये कोई मोदी जी की ही बात नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब भी यही कहा गया था कि अटल जी किसके लिए चुराएंगे, क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं, वो शादी ही नहीं किए हैं। फिर मोदी जी के लिए यही बोला गया कि वो शादी ही नहीं किए हैं, वो किसके लिए चुराएंगे। और अब योगी जी के लिए बोला जा रहा है कि वो शादी ही नहीं किए हैं तो किसके लिए चुराएंगे। मतलब इस देश में जो लोग शादी कर लिया है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करता है। चंबल के जितने भी डाकू हैं वो शादीशुदा नहीं हैं, वो क्यों लूट रहे हैं ये मुझे समझा दीजिए।
ये जो औरत के खिलाफ मानसिकता है, चोरी है। औरतों के खिलाफ जो मानसिकता है, हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं। क्यों हम स्वीकार नहीं करेंगे? हमको बताइए। अगर हमने शादी की है तो कोई अपराध किया है क्या? कोई पाप किया है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने शादी की है? हम इसलिए छुपाते हैं ताकि वो जो हमारा मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग का पॉइंट कम हो जाएगा। और ये जो मार्केटिंग के पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे हमको किसी इंसान को नहीं जज करना है। हमको उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री के बतौर क्या काम है, इस पे हमको जज करना है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जो वो काम नहीं किए हैं, इसी बात को डाइवर्ट करने के लिए वो माता और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। कौन ऐसा बेटा होता है मुझे बताइए तो, माँ का पैर छूते हुए फोटो खिंचवाता है, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, कैमरा लेकर के माँ से मिलने के लिए जाता है? कौन ऐसा बेटा होता है? इस बात को समझिए। मैं उस साजिश के खिलाफ हूं कि जब कोई इंसान अपनी जो हकीकत है उसका मार्केटिंग करके सवाल को गुमराह करने लगे, तो इस साजिश को हमको समझना चाहिए। और इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मसलन कोई भी व्यक्तिगत जो बयानबाजी होती है व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो बात व्यक्तिगत हो। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई बात है तब उस पे बात बोली जाएगी। मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि मैं राजनीति कर रहा हूं और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूं। मैं मैडम से और उनके जो मास्टर हैं उनसे अपील करता हूं कि वो भी ये स्वीकार करें कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो नाथूराम पंथी राजनीति कर रहे हैं। यही बात है, इसको स्वीकार कर लीजिए। कन्हैया, आजाद कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर जब मैं कह रहा हूं कि मैं संविधान को मानता हूं, तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूं। अपने मन में ही सपना आया, कुछ मान लिए, ऐसे नहीं होता है। तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। ये आप आपके कहते हैं। ये इसमें कहने की बात है? नहीं तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते? मनमानी जिंदगी जी रहे हैं आप भाई। बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का मैं हिस्सा आपकी है। बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। ये मालूम हो को पूछते हैं, नहीं ना को इना के साथ पूछने के लिए वो बोलते हैं, दूसरे लोग पता नहीं पूछने के चलता। लिए। आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया। पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का तुम मेरा पूछो, कोई बाद में speech हम आपने बोलेगा सुना तुम है? कौन सा कैसा रहे हो। आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको तो बता अभी रही आप क्यों सुन आप रहे इतने हैं? अच्छे क्योंकि से अभी बोला। आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन आपने रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी वाह, किस चीज में सही बुरे है। हैं? इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। मीडिया ही कह रहा है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूँ। नरेंद्र मोदी आज देश के मीडिया ये नहीं है यार, और इंडिया बतौर में नागरिक मीडिया नहीं है। हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात जी। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूँ नहीं और करेंगे। दूसरी लॉजिक। पार्टी का अंध समर्थक जो हूं, अभी ऐसा है आपको उसको ही लगता है। करेंगे सवाल। तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे। तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको बार बार ठोकिए।